नमस्कार दोस्तों, ओशनोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरीय जल के घनत्व के बारे में। हम देखेंगे कि आखिर घनत्व में कैसे अंतर पाया जाता है और कहां पर घनत्व ज़्यादा है, कहां पर कम है, और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो अगर जो हम बात करेंगे महासागरीय जल का घनत्व, तो घनत्व की कुछ बात करेंगे तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? 1 ग्राम होता है। 1 घन सेंटीमीटर में कितना? 1 ग्राम इसका आयतन होता है। और जब बात करेंगे सागरीय जल के घनत्व, तो जो खारा है, मतलब कि शुद्ध जल का है तो 1 ग्राम है, लेकिन जो खारा जल होता है वो कितना होता है? ये होता है 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और जो नॉर्मल जो हम देखेंगे शुद्ध जल का जो घनत्व है, और उससे इसमें जो अंतर होता है वो 2 से 3% जो होता है वो अधिक होता है। तो जो समुद्र का जल होता है उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सागरीय जल का जो घनत्व होता है उसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उनमें हम देखेंगे। एक होता है तापमान, एक होता है दाब, एक होता है लवणता। तापमान, दाब और लवणता में जब जिस तरीके से अंतर होता है उसी तरीके से हम घनत्व में भी अंतर देखते हैं। जैसे तापमान की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो जल का जो जल होता है वो फैलता है, जब फैलता है तो उसके घनत्व में कमी आती है। इसी तरीके से देखेंगे तो तापीय प्रसार जो है, थर्मल एक्सपेंशन, तो ये क्या होता है? इसमें सागरीय जल का गर्म होकर फैलना, इसको क्या बोलते हैं? तापीय प्रसार। ये तापमान के अंतर्गत ही आएगा तापीय प्रसार। तापीय प्रसार के बाद जब हम देखेंगे तो आएगा तापीय संकुचन, थर्मल कंट्रैक्शन। ये क्या होता है? ये सागरीय जल का ठंडा होकर सिकुड़ना। जब सागर के जल का जब तापमान जब कम हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो ठंडा होकर सिकुड़ेगा। अर्थात तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तापमान अधिक तो घनत्व कम, तापमान कम तो घनत्व अधिक, ये अंतर होता है। लेकिन लवणता की बात करेंगे, अगर जो बात करेंगे जिस तरीके से लवणता अधिक होगी तो घनत्व अधिक होगा, लवणता कम होगी तो घनत्व कम होगा। मतलब जितनी लवणता अधिक होगी घनत्व भी उतना अधिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जल में जब खारे जल में जब नमक के और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? उसका घनत्व क्या होता है? उसकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब दाब की बात करते हैं तो दाब में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। जिस तरीके से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। और जब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस दबाव का सागरीय जल पर नगण्य, हालांकि इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दाब पर सागरीय जल का घनत्व क्या होता है? नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो इसको याद रखेगा। तो इसमें आप हल्का सा याद रखिए, घनत्व भी ये भी क्या होता है कि ये बढ़ता है। मतलब दाब अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक हो जाएगा। तो दबाव का सागरीय जल पर बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। अगर जो हम इसमें तुलना करें तो सागरीय जल का जो सतह, मतलब सागरीय तल, मतलब सी लेवल का जो घनत्व होता है, जो सी लेवल है उसके जल का घनत्व जो होता है वो सागर तल, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ के जल के घनत्व में से 5% जो होता है वो अधिक होता है। तो याद रखिएगा, सागरीय तल का घनत्व जो, मतलब मान लीजिए ये कोई सागर मान लीजिए, तो इसके ऊपर का यहाँ का घनत्व, इसके घनत्व, यहाँ का जो घनत्व होता है वो 5% अधिक होता है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सागरीय जल के घनत्व का जब ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण करते हैं तो उसमें कई सारी लेयर पाई जाती हैं। तो उस लेयर में हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें जो देखने को मिलती है वो तो सागरीय की एक तरीके से कहते हैं सागरीय सतह होती है। उसके बाद होती है वो, उसको बोलते हैं प्रकाशित मंडल, मतलब जिन पे प्रकाश पड़ता है उसको बोलते हैं। ये 100 से 200 मीटर पाई जाती है। उसके बाद की जो लेयर होती है वो 1000 मीटर तक पाई जाती है। इसको बोलते हैं पाइक्लोनाइन परत, पाइक्नोक्लाइन परत। ये इसमें थर्मोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन एक ही मंडल में स्थित होते हैं। ये थर्मोक्लाइन तापमान से, हेलोक्लाइन ये लवणता से, और ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये किससे होती है? घनत्व से अंतर है। तो ये तीनों परतें एक ही में पाई जाती हैं। सागरीय जल का घनत्व इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से कम होता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन होकर कम हो जाता है। निचली गहरी परत में बात करेंगे तो 1000 मीटर से सागर तल की गहराई तक ये परत पाई जाती है। तो यहाँ पर जो होता है वो घनत्व में यहाँ पर क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना जितने नीचे जाएंगे घनत्व क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। तो सागर तल जो होता है उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गई बात है जो मैंने बताई घनत्व से रिलेटेड। लेकिन अगर जो हम बात करेंगे, अगर जो हम सागरीय जल के प्रसार की बात करें तो ये इसके कैसे सागरीय जल का जो इसमें प्रसार कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए जैसे ये मैंने कोई एक
डायग्राम बना लिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से ये मान लीजिए कोई निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश के बाद हम देखेंगे तो ये निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री लाइन मान लीजिए, निम्न अक्षांश हम विषुवत रेखा मान लेते हैं। उसके बाद में यह आप मान लीजिए कोई उच्च अक्षांश है, और ये क्या है, इधर भी उच्च अक्षांश है। मतलब कि जैसे हम बात करते हैं ना इस तरीके से, तो ये होती विषुवत, ये होती उत्तरी और ये होता दक्षिणी। तो इसको हम एक लाइन ऐसे खींच दें इस तरीके से जो इसके बीच में जाती हो, तो उसकी ये उसकी गहराई की ओर दर्शा रहा है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों लाइन है। ये निम्न अक्षांश है, सागरी सतह है, ये पूरी क्या सागर की सतह को हम ले रहे हैं। ये जो लाइन है सागरी सतह दिखा रही है, ये उच्च अक्षांश है, और ये उसके सागर की तली है, सागर की तली, सागर की तली। अब इसमें जब हम देखेंगे तो जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो होती है, इस पे पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से समुद्र का जल निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है। उसके पीछे कई कारणों में बात करेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो भी कारण है। दूसरा कारण एक ये कह सकते हैं कि प्रचलित पवनों की वजह से ऐसा होता है। दूसरा घनत्व में अंतर की वजह से, तापमान में और जिस तरीके से लवणता में अंतर, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो सतह से जो जल होता है वो विषुवत रेखा से, एक तरीके से कह सकते हैं विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाता है। कहाँ से? विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जो जल होता है वो जाता है। इस तरफ देखिए, विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाता है। उच्च अक्षांश पे जाने के बाद में जैसे ही तापमान कम होता है, तापमान कम होने की वजह से घनत्व जो होता है वो जल का बढ़ जाता है। और जैसे ही जल का घनत्व बढ़ता है, जल समुद्र का जो जल है वो नीचे की ओर आ जाता है। क्या होता है, जो भारी जल है, क्योंकि घनत्व बढ़ेगा जल भारी हो जाएगा, तो जैसे ही तापमान कम होता है घनत्व अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक होने से क्या होता है, जो जल होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। नीचे की ओर जैसे ही वो आता है, उसमें क्या होता है, वो जल नीचे सतह से नीचे ही नीचे होते हुए यहाँ जैसे ही वो विषुवत रेखी क्षेत्र में आता है, तापमान बढ़ता है और घनत्व कम होने की वजह से ये फिर सतह पर आ जाता है। तो इस तरीके से एक पूरी सर्किल चलती रहती है। इसको याद रखिएगा, पूरी तरीके से एक सर्किल चलती रहती है। और ये जो होता है वो उच्च घनत्व वाली जलराशि जो होती है वो निम्न अक्षांश को अंतः सागरीय संचलन करती है। इसको अंडर सी फ्लो बोलते हैं। अंडर सी फ्लो या अंडर सी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एक चक्कर चलता है, इस तरीके से पूरा चक्राकार मार्ग पे, इसको हम लोग गैर भी कहते हैं। तो इस तरीके से इधर भी हम देखेंगे तो ये भी एक इसी तरीके से निम्न अक्षांश से इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आने पे, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर सागर का जल जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो जल क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर एक नीचे ही नीचे होते हुए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आता है, और विषुवत रेखी क्षेत्र में आने के बाद में ये जल जो होता है वो फिर गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में यहाँ से फिर वो, हालांकि जो मैंने बताया सरल तरीका बताने का है, कुछ इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो ये मैंने बताया, बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी में नहीं आएगा। ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये ऊपर की ओर चला आता है। तो इस तरीके से चलता है, इसको याद रखिएगा। जैसे ही जलराशि का निम्न अक्षांश को अंतः सागरीय संचलन होगा तो उससे क्या होगा कि ये जो जल है वो फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऊपर की ओर आने पर इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो अधिक हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, और जल जब प्रसार होगा, प्रसारित मतलब कि जल का जब प्रसार होगा, फैलेगा, एक्सपेंशन की वजह से कुछ जल इस तरफ, कुछ जल इस तरफ आ जाएगा। और जो इस तरफ आएगा वो फिर इस तरीके से बैठेगा, इस तरफ आएगा वो इसी तरीके से सर्किल में चलने लगेगा। तो जो हम बात कर रहे थे घनत्व की, महासागरीय जल के घनत्व में, ये इसमें यही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है ये आ सकता है, सागरीय जल का घनत्व कितना होता है ये आ सकता है, सागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं ये आ सकता है। बाकी आप तापमान कारकों में आप अंतर देख सकते हैं। तापीय प्रसार क्या होता है, तापीय संकुचन क्या होता है ये आप याद रख सकते हैं। और सागरीय जल के घनत्व का स्तरीकरण भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना करके आप बता सकते हैं। बाकी और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, लगभग चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये आप पाइनोक्लाइन परत पूछ लिया जाएगा कितने क्षेत्र में पाई जाती है, तो 1000 मीटर तक पाइनोक्लाइन परत पाई जाती है। 1000 मीटर से अंदर निचली गहरी परत होती है। और थर्मोक्लाइन क्या होती है ये हम तापमान में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।